गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन मनरेगा। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शेड्यूल 1 जो है मनरेगा का उसे अमेंड कर दिया है, और ये इसलिए किया गया है कि एक इंश्योर किया जा सके कि मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स जो हैं वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग वर्क्स में अक्रॉस रूरल इंडिया जो है वो लगाए जा सकें। तो मनरेगा जो है ये इसमें प्रोविज़न है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी होंगी जो कि 100 डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में इंश्योर करें, ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, डिमांड के बेस पर ऑफ कोर्स। अब इसमें एक शेड्यूल 1 आता है जिसमें कि लिस्ट ऑफ परमिसिबल पब्लिक वर्क्स जो हैं वो आउटलाइन किए किए गए हैं। अब इसमें जो है टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ सेंटर जो है शेड्यूल को अमेंड कर सकता है, और इसको लगभग 24 बार पिछले 20 सालों में जो है वो अमेंड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और अब इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर बता दिया गया है, मैंडेट कर दिया गया है कि कितना वाटर रिलेटेड वर्क्स पर ब्लॉक लेवल पर, याद रखो ब्लॉक लेवल पर खर्च करना है, ताकि ग्राउंड वाटर स्टेटस के हिसाब से जो है वो वहाँ पर काम हो सके। अब पहले क्या होता था कि 60% डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्क्स जो हैं वो जो है प्रोडक्टिव असेट्स क्रिएट करने के लिए होते थे मनरेगा में, खासकर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, ताकि डेवलपमेंट ऑफ लैंड, वाटर और ट्रीज़ हो सके। लेकिन अब फोकस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हटाकर ब्लॉक लेवल के इम्प्लीमेंटेशन पर कर दिया गया है। और अब क्या कितना खर्चा करना होगा वाटर वर्क्स पर, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेड जो है रूरल ब्लॉक्स हैं उनमें 65% मिनिमम जो है मनरेगा के फंड जो है वाटर रिलेटेड वर्क्स पर लगाने होंगे। ऐसे ही क्रिटिकल रूरल ब्लॉक्स में 65%, सेमी क्रिटिकल में 40%, और सेफ में जो है 30% तक जो है वो फंड्स वाटर रिलेटेड वर्क्स पर लगाने होंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसका रेफरेंस लिया जाएगा कैटेगराइजेशन करने के लिए। अब 86,000 करोड़ का जो बजट है टोटल मनरेगा का, उसमें से लगभग 35,000 करोड़ रुपए जो है वो वाटर रिलेटेड वर्क्स पर ही खर्च होने वाले हैं, ठीक है, अगले फाइनेंशियल ईयर्स में। और स्टेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेड या क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, जैसे राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सिग्निफिकेंस क्या है रूरल इंडिया के लिए? क्लाइमेट रिजिलियंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। मनरेगा जो है वो जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के साथ जो है अलाइन हो जाएगा। ग्राउंड वाटर स्ट्रेस रिड्यूस होगा कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा वाटर मैनेजमेंट सेक्टर्स में, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि कन्वर्जेंस करो इसकी स्कीम्स, जैसे कि पीएम कृषि सिंचाई योजना के साथ, वाटरशेड प्रोग्राम्स के साथ, ग्राम सभा की भी ट्रेनिंग करो, लोकल इंजीनियर्स की भी, ताकि वो साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट कर सके। यूज़ करो जीआईएस मैपिंग का, रियल टाइम डैशबोर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकिंग के लिए। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को प्रमोट करो, एफॉरेस्टेशन करो, सॉइल वाटर कंजर्वेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स जो हैं वो इशू किए हैं या प्रेजेंट किए हैं राष्ट्रपति भवन के थ्रू। तो ये माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स हैं क्या? इंस्टीट्यूट किया गया इसको, इन अवार्ड्स को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा 1993-1994 के पीरियड के टाइम। तो ये ऑनर और सेलिब्रेट करता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूथ इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। हर साल दिए जाते हैं, रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस, जो प्रोग्राम ऑफिसर्स या एनएसएस यूनिट्स या एनएसएस वॉलंटियर्स देते हैं। अब नेशनल सर्विस स्कीम है क्या? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1969 में, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि डेवलप हो सके पर्सनैलिटी और करेक्टर ऑफ स्टूडेंट यूथ थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। इसको जो है स्टूडेंट यूथ ऑफ 11th एंड 12th क्लास ऑफ स्कूल्स एट +2 बोर्ड लेवल और स्टूडेंट यूथ ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स एट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और वो कई तरह की गवर्नमेंट लेड कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो यूथ होते हैं। और ये इंस्पायर्ड है बाय द आइडल्स ऑफ महात्मा गांधी जी, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिग ला पास। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट हिमांक जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है मिग ला पास पर कंस्ट्रक्ट की गई है लद्दाख में, 19,400 फीट अबव सी लेवल पर। तो मिगला पास जो है वो चैंगथैंग प्लेट्यू जो है लद्दाख का, वहाँ पर लोकेटेड है। और ये थर्ड वाइटल कॉरिडोर दे रही है
हानले टू फुकचे तक नियर इंडिया चाइना बॉर्डर। एडवांस्ड फीचर्स से बनाई गई है ये रोड ताकि ये विथस्टैंड कर सके हार्श विंटर्स को, शिफ्टिंग ग्लेशियर्स को, ऑक्सीजन थिन एयर को। ठीक है। प्रोजेक्ट हिमांग क्या है? 1985 में लेह में जो है ये रेज किया गया ताकि आर्मी को कई ऑपरेशंस के टाइम पर इसको सपोर्ट दिया जा सके इसके थ्रू। और ये प्रोजेक्ट इंश्योर करता है मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सेस टू स्ट्रेटजिक एरियाज, जो कि एलएसी जो है चाइना के साथ उसके क्लोज हैं। तो ये जो है ह्यूमन सर्विस देता है रिस्टोरेशन करने के लिए रोड कम्युनिकेशन की। लैंडस्लाइड्स क्लियर किए जाते हैं एवलांचेस के बाद, रोड जो ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, स्नो क्लियरेंस होती है, एयरफील्ड्स को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जल जीवन मिशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितने भी ड्रिंकिंग वाटर असेट्स जो हैं इंक्लूडिंग पाइपलाइंस, उनको पीएम गति शक्ति पर जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है उस पर जो है वो लिंक किया जाए। ठीक है, या मैप किया जाए। तो जल जीवन मिशन क्या है? 2019 में लॉन्च किया गया था। सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए थ्रू इंडिविजुअल फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024 टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। ओके, एक कम्युनिटी अप्रोच तो देता है वाटर को। और इसके कंपोनेंट्स क्या है? डेवलपमेंट करना इन विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की, कम्युनिटी एंगेजमेंट करना प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, विमेन को भी इन्वॉल्व करना इसमें, टैप वाटर सप्लाई देना स्कूल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स और आंगनबाड़ी सेंटर्स में, रीयूज़ और रिसाइकिल करना वेस्ट वाटर को फॉर सोर्स सस्टेनेंस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वाटर कंजर्वेशन को भी प्रमोट करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टॉमाहॉक मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट ने रिसेंटली वार्न किया है यूएस प्रेसिडेंट को कि अगर यूएस जो है वो लॉन्ग रेंज टॉमाहॉक मिसाइल्स यूक्रेन को देता है तो उससे जो रिलेशंस हैं यूएस और रशिया के वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाएंगे। तो टॉमाहॉक मिसाइल क्या है? अमेरिकन मेड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। डीप लैंड अटैक वॉरफेयर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। शिप्स या सबमरीन से थ्रू वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जो है ये लॉन्च किए जाते हैं। सबसे पहले इसे डिप्लॉय किया गया था कॉम्बैट में ड्यूरिंग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इन 1991, और इसको यूज़ किया जा रहा है सेवरल मेजर कन्फ्लिक्ट्स में इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स इन सीरिया इन 2017। 1000 पाउंड का कन्वेंशनल वॉरहेड या क्लस्टर म्यूनिशंस को ये कैरी कर सकता है। सॉलिड प्रोपेलेंट जो है लॉन्च फेज़ में होता है ये। उसके बाद टर्बोफैन इंजन से पावर्ड होता है। लो ऑल्टीट्यूड्स पर और जो है ये फ्लाई कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है फिक्स टारगेट्स को। गाइडेड होता है ये बाय एडवांस जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन कॉन्टोर मैपिंग, और इसकी रेंज लगभग 2400 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है का जो आइडिया है और न्यू स्टार्ट ट्रीटी का, वो एक गुड आइडिया है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? द न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो 2010 में साइन की गई थी बराक ओबामा और मेडवेडेव जो रशियन प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा। और इसने जो है 1991 की जो स्टार्ट वन ट्रीटी थी उसको रिप्लेस किया था क्योंकि वो दिसंबर 2009 में एक्सपायर हो चुकी थी। अब ये लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स डील है रशिया और यूएस के बीच में। इसको भी 2021 में एक्सटेंड किया गया है 5 साल के लिए, 2026 तक ये वैलिड है। और ये क्या करती है कि ये कैप लगा देती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो कोल्ड वॉर के लिमिट से कम रहेंगे दोनों कंट्रीज़ के पास। खासकर इसका कंसर्न स्ट्रेटजिक वेपन्स पे होता है, जो लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लैक सी। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया ने रिसेंटली रिपोर्ट किए हैं कि उन्होंने 251 यूक्रेनियन ड्रोन्स ओवरनाइट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, खासकर ब्लैक सी एरिया में। ब्लैक सी एक लार्ज इनलैंड सी है, मार्जिनल सी है ये अटलांटिक ओशन का। रफली ओवल शेप्ड बॉडी ऑफ वाटर है। और ब्लैक सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और क्राइमियन पेनिनसुला है। ठीक है। रशिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, आफ्टर दैट टर्की और फिर यूक्रेन आता है। और ये कनेक्ट होता है एजियन सी को वाया द बॉस्फोरस स्ट्रेट, और कर्च स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को सी ऑफ ओजोव के साथ लिंक करता है। और इसकी बहुत ही कम सैलिनिटी है क्योंकि इसमें वर्ल्ड ओशन, अगर हम वर्ल्ड ओशन के कंपैरिजन में देखें, क्योंकि ये आइसोलेटेड है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन। ओके। मेजर रिवर्स जो इसमें फ्लो करती है वो है डैन्यूब, नाइपर, साउदर्नबर्ग, रियोनी एंड नाइस्टर। रशिया की ब्लैक सी फ्लीट जो है वो यहीं पर सेवास्टोपोल क्रीमिया में लोकेटेड है। ओके। तो ये हाईली मिलिटराइज्ड रीजन है ये।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कारनाक टेम्पल, टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू जो आर्कोलॉजिकल स्टडी जो है उससे हमें देखने को मिल रहा है कि इजिप्ट के जो कारनाक टेम्पल है वो एक आइलैंड से एमर्ज हुआ था नाइल फ्लड में जब फ्लड्स आई थी। तो कारनाक टेम्पल जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स है ऑफ कारनाक लग्जर में इजिप्ट में। एंशियंट इजिप्शियन साइट्स हैं ये, जो एक टाइम पर सिटी ऑफ थीब्स का पार्ट होती थी। साउथ ऑफ इजिप्ट में लोकेटेड है ऑन द ईस्ट साइड ऑफ नाइल रिवर बैंक। 2055 BC एंड अराउंड 100 AD के बीच में इन्हें बनाया गया। गॉड्स अमुन, मट एंड खोंसू को ये डेडिकेटेड है। लार्जेस्ट बिल्डिंग है फॉर रिलीजियस पर्पस जो अभी तक बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रीको रोमन पीरियड तक चलती रही, ठीक है। और लग्जर टेम्पल के साथ मिलकर, वैली ऑफ किंग्स के साथ मिलकर ये कारनाक टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस एंजॉय करता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is latest amendments in Manrega. This topic is important for your governance section. So Ministry of Rural Development has amended Schedule 1 of the Manrega Act, and this has been done to ensure a minimum proportion of funds are allocated for water conservation and harvesting works across rural India. Okay. So as per Manrega, every state government has to introduce a scheme to provide at least 100 days of guaranteed employment in a financial year to every rural household based on demand. So Schedule 1 lists the permissible works and defines the scheme's minimum features. While changes to the Act need Parliament's approval, the Centre can amend this schedule via notification, and it has been done nearly 24 times since 2005. So this new amendment inserts a new provision which mandates minimum expenditure on water related works at the block level depending on groundwater status. So 60% of the district level works in terms of cost earlier were to create productive assets directly linked to agriculture and allied activities through development of land, water and trees. Now the focus has shifted from district level to block level implementation. So for overexploited rural blocks, minimum 65% of Manrega funds for water related activities must be done. And similarly for critical rural blocks, it must be 65%, for semi-critical 40%, for safe 30%. So how this criteria will be defined? So Central Groundwater Board's assessment report of 2024 will serve as the reference for such categorization. Overexploited blocks are 751, critical ones are 206, and so on. So out of the 86,000 crore allocated for Manrega, about 35,000 crore will be spent towards the water related works now. So states with the highest number of overexploited and critical works will gain the most funds, like Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu, Haryana and Uttar Pradesh. So what is the significance for rural India? It will encourage climate resilient rural infrastructure. It aligns Manrega with the Jal Shakti Abhiyan and Atal Bhujal Yojana. It reduces groundwater stress through community based interventions and also promotes employment generation in water management sectors. So, what is the way forward here? So, convergence with schemes like PM Krishi Sinchai Yojana and watershed programs must be done. Training must be done for Gram Sabhas and local engineers for scientific water management. Use of GIS mapping and real time dashboards for implementation tracking. And also promote recharge structures, afforestation, and soil water conservation. So the next topic is My Bharat National Service Scheme Awards. This topic is important for your governance section. So President of India has presented the My Bharat National Service Scheme Awards for the year 2022-23 for at Rashtrapati Bhavan. So this My Bharat National Service Scheme Awards were instituted by the Ministry of Youth Affairs and Sports in 1993-94 to honor and celebrate the outstanding contributions of youth in the fields of social service, community development and nation building. It is given every year to recognize and reward the outstanding contributions towards voluntary community service made by the programs officers or NSS units and NSS volunteers. So it's a key central sector scheme which was launched in year 1969 during the birth centenary celebrations of Mahatma Gandhi. The primary objective of developing of the scheme is developing the personality and character of the student youth through voluntary community service. So it provides an opportunity to the student youth of 11th and 12th class of schools at
plus 2 board level and student youth of technical institutions, graduate and postgraduate at college and university level, to take part in government led community service activities and programs. Okay. So the next topic is Migla Pass. This topic is important for your economy section. So the project Himang of Border Roads Organization has constructed the world's highest motorable road at Migla Pass in Ladakh. So Migla Pass is located on the Changthang Plateau in Ladakh. It connects the Likaru Migla Phukche, creating the third vital corridor from Hanle to Phukche near the Indo-China border. It is built with advanced features to withstand harsh winters, shifting glaciers, and oxygen thin air, making it the highest all-season road globally. So, what is Project Himang? It was raised in 1985 at Leh for the development of road communication in Ladakh region. It has the distinction of supporting the army during various operations undertaken in the region. This project ensures the maintenance of communication and access to strategic areas close to the line of actual control with China. It has done yeoman service in restoration of road communication, clearing landslides and avalanches, construction of bridges, snow clearance, and opening of airfields. So the next topic is Jal Jeevan Mission. This topic is important for your governance section. Union government is planning to map all drinking water assets, including pipelines, um, on PM Gati Shakti through a GIS-based platform. So what is Jal Jeevan Mission? It is envisioned to provide safe and adequate drinking water, and it was launched in 2019 to provide adequate drinking water through individual functional household tap connections by 2024 to all households in rural India. So it is based on a community approach to water. So it it has components of development of in-village pipe water supply infrastructure, community engagement in planning, implementation and operation and maintenance, involvement of women in planning, provision of tap water supply to schools, tribal hostels and Anganwadi centers, reuse and recycle wastewater for source sustenance, promote groundwater recharge and water conservation. Okay. So the next topic is Tomahawk missile. This topic is important for your security section. Russian President Vladimir Putin has recently warned that US President would severely damage relations between US and Russia if he approved the delivery of long-range Tomahawk missiles to Ukraine. So Tomahawk missile is an American-made long range cruise missile used for deep land attack warfare. It is launched from ships or submarines through a vertical launch system. They were first deployed in combat during Operation Desert Storm in 1991. Since then, they have been used in several major conflicts, including strikes in Syria in 2017. It can carry a 1,000-pound conventional warhead or cluster munitions. It is powered by a solid propellant during its launch phase. Thereafter, it is powered by a turbofan engine, which does not emit much heat, which makes infrared detection difficult. So it flies at low altitudes to strike fixed targets. It is guided by advanced GPS, inertial navigation, and terrain contour mapping. So it has a range of about 2,400 kilometers and it can travel as fast as 885 kilometers per hour. So the next topic is New START Treaty. This topic is important for your international relations. So US President and Russian President are welcoming the idea of New START Treaty. Okay, so New START Treaty is the new strategic arms reduction treaty, which was actually signed by the then presidents Barack Obama and Dmitry Medvedev in 2010, which replaced the 1991 START 1 treaty because it expired in December 2009. So it is the last remaining nuclear arms deal between Russia and US, which has been extended recently in 2021 for another 5 years. So it caps the number of nuclear warheads well below the Cold War limits between the two sides, and the treaty concerns the strategic weapons, basically the long-range weapons, which are basically meant to influence the outcome of a war. So the next topic is Black Sea. This topic is important for your international relations. So Russia has recently reported that it has destroyed 251 Ukrainian drones overnight, mostly over the southwest and the Black Sea. So Black Sea is a large inland sea situated in the southeastern extremity of Europe. It is one of the marginal seas of the Atlantic Ocean. It is an oval-shaped body of water. So the countries which border the Black Sea are Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, Georgia, and Crimean Peninsula. Russia has the longest coastline, followed by Turkey and Ukraine. It connects the Aegean Sea via the Bosphorus Strait.
the Kerch to its east. The Kerch Strait links the Black Sea to the smaller Sea of Azov. So the Black Sea has lower salinity than the world's oceans because of its isolation from the Mediterranean. Major rivers flowing into it include Danube, Dnieper, Southern Bug, Rioni, and Dniester. So Russia's Black Sea fleet is stationed in Sevastopol, Crimea, making this region highly militarized. Okay. So the next topic is Karnak Temple. This topic is important for your art and culture section. So sweeping new geo-archaeological study has revealed how Egypt's famed Karnak Temple complex rose from an island amid Nile floods to become one of the ancient world's most enduring sacred centers. So Karnak Temple, or the complex of temples of Karnak in Luxor, Egypt, is one of the most impressive of ancient Egyptian sites and once formed part of the city of Thebes. So it is located in Karnak, south of Egypt, on the east side of the Nile River bank. It was built between 2055 BC and around 100 AD. It was built as a cult temple and it was dedicated to the gods Amun, Mut, and Khonsu. It is the being the largest building for religious purposes ever to be constructed. This temple was known as the most select of places by ancient Egyptians. So the construction of this temple continued even during the Greco-Roman period. And together with the Luxor Temple and the Valley of Kings, the Karnak Temple is also a UNESCO World Heritage Site. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.